ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मजे में हैं? ठीक। हम लोग जो है फोर्थ सेमेस्टर में, आपका कोलॉइडल डिस्पर्जन एक टॉपिक है ना। तो कोलॉइडल डिस्पर्जन में जो सबसे पहला जो टॉपिक है यूनिट का, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम। क्या? हाँ, जैसे ही हमारे दिमाग में कोलॉइडल डिस्पर्जन आता है तो फिर डिस्पर्जन सिस्टम क्या होता है ये भी हमको समझना जरूरी है। जनरली क्या होता है कि जब आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि डिस्पर्जन सिस्टम क्या है और इसको क्लासिफाई करें, तो हमको पता है कि जब कोई भी सॉल्वेंट आपका रहेगा तो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं। यस और नो? तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स और इस सॉल्वेंट के बीच के जो बिहेवियर है या जो इन पार्टिकल्स है, इनका बिहेवियर क्या है जब ये डिस्पर्स होते हैं। तो कोई ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो पूरे तरीके से घुल जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो उसमें डिस्पर्स रहेंगे, मतलब कि उसमें सस्पेंडेड रहेंगे। ठीक है ना। तो कोलॉइडल क्यों कहा गया, फिर उसके बाद में कोर्स डिस्पर्जन क्यों कहा गया। तो जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम की, तो इनको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, जिसको कि हम ट्रू डिस्पर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्पर्जन। सेकेंड होता है आपका कोलॉइडल डिस्पर्जन, और तीसरा होता है आपका कोर्स डिस्पर्जन। तो ये एक चीज हमारे दिमाग में आ गई कि जो डिस्पर्जन सिस्टम है वो तीन टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? ट्रू डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन और कोर्स डिस्पर्जन। अब इनको हमको कैसे बताना एग्जाम में, जैसे आपसे पूछा गया कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या है या कोलॉइडल सिस्टम क्या है, तो ये हमारे पास में 10 पॉइंट्स है जिसके अंतर्गत हम उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उसकी थ्योरी बना सकते हैं। कोर्स डिस्पर्जन क्या है, ये पॉइंट्स है जिससे हम उसकी थ्योरी बता सकते हैं। और आपका ट्रू डिस्पर्जन, तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया समझते हैं। ट्रू डिस्पर्जन क्या होता है कि हमने किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को ऐड किया, और सॉल्यूट को ऐड करने के बाद में यदि वो उसमें पूरे तरीके से घुल जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू डिस्पर्जन। जैसे हमने ग्लूकोज को लिया और ग्लूकोज को पानी में डाल दिया, तो वो क्या होगा? पूरे तरीके से घुल जाएगा, उसमें क्या होगा? सॉल्युबलाइज हो जाएगा। लेकिन आप जब हम बात करते हैं एक और डिस्पर्जन की, जिसको बोलते हैं कोलॉइडल डिस्पर्जन, तो कोलॉइडल डिस्पर्जन में सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा ब्लड। क्या? ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? आपका जो प्लाज्मा है और आपकी जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स हैं, वो क्या है? आपके ब्लड में डिसॉल्व नहीं है, आपके ब्लड में सस्पेंडेड है। जैसे छोटे छोटे बहुत बारीक रेत के पार्टिकल्स को आप डाल दोगे पानी में तो क्या होगा? वो घोलेंगे नहीं उसमें, लेकिन आप उसको इस तरीके से उसको एजिटेट करेंगे तो वो क्या होंगे? उसमें सस्पेंडेड रहेंगे। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, जो ब्लड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं। लेकिन फिर जब सस्पेंडेड होते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है? सेटलिंग की। प्रॉब्लम क्या होती है? सेटलिंग की। तो आपका जो कोलॉइडल डिस्पर्जन में, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे ब्लड में ब्लड के पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, वो उसमें जिग जैग मूवमेंट करते रहते हैं, वो पार्टिकल साइज के कारण होता है। तो इस तरीके के डिस्पर्जन को हम बोलते हैं कोलॉइडल डिस्पर्जन। तो ब्लड हमारा क्या है? कोलॉइडल डिस्पर्जन। एग्जांपल याद रखना, इसमें क्या है? ग्लूकोज को हम वाटर में ऐड कर देंगे तो ट्रू डिस्पर्जन। और कोर्स डिस्पर्जन में कोलॉइडल डिस्पर्जन से हम जब पार्टिकल साइज ऊपर जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो कोर्स डिस्पर्जन में आ जाता है। और हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल है इमल्सन और सस्पेंशन, जो हम इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर? अब इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को लेकर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है पार्टिकल साइज। क्या? पार्टिकल साइज। जब हम पार्टिकल साइज की बात करें तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में लेस देन 1 नैनोमीटर पार्टिकल साइज होते हैं, ठीक है ना। और आपका कोलॉइडल डिस्पर्जन में 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक की पार्टिकल साइज रेंज होती है। और कोर्स डिस्पर्जन की बात करें तो ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर। क्लियर? तो मतलब हमारे पास में पॉइंट्स होना चाहिए ना, जिन पॉइंट्स में हम अपने आंसर को बता पाएं। जैसे हमको बताना है व्हाट इज ट्रू डिस्पर्जन। ट्रू डिस्पर्जन इज दैट डिस्पर्जन इन विच द पार्टिकल्स totally dissolved in particle size have the size range less than 1 nanometer. In colloidal dispersion, the particle size 1 nanometer to 0.5 micrometer, and more than 0.5 micrometer is the coarse dispersion. Clear? Then हम बात करेंगे विजिबिलिटी। विजिबिलिटी की बात करें तो आप इन पार्टिकल्स को, क्या मान के चलो ग्लूकोज जो है आपके पानी में डिसॉल्व हो गया, अब आप ग्लूकोज के पार्टिकल्स को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। तो विजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इनविजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनके इनविजिबल होते हैं, एक बार डिसॉल्व हो गए ट्रू डिस्पर्जन के। लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल्स को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबिलिटी होती है। तो विजिबिलिटी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं कि कोलॉइडल डिस्पर्जन विजिबल अंडर, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल है।
फिर कोर्स डिस्पर्जन की बात करें तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी आप इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पार्टिकल साइज, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, विजिबिलिटी, पार्टिकल साइज एंड विजिबिलिटी। फिर उसके बाद में हम बात करें डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन रेट मतलब कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इट इज द मूवमेंट, किसी भी मास मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसका मूवमेंट। तो आपके जो इसमें पार्टिकल साइज पूरे डिसॉल्व हो गए तो इनका मूवमेंट क्या होगा, कहीं भी क्रॉस करना होगा तो इजी मूवमेंट हो जाएगा ना। तो मूवमेंट इनका डिफ्यूजन क्या है, रैपिड। ट्रू डिस्पर्जन का इनका क्या होगा, स्लो, और इनका क्या होगा, वेरी स्लो। कोर्स डिस्पर्जन का मूवमेंट बहुत स्लो होगा। फिर नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करेंगे, सेपरेशन। यदि हमको इन पार्टिकल्स को सेपरेट करना होगा, यदि हमको ट्रू डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन और मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के पार्टिकल्स को सेपरेट करना होगा तो कौन सी टेक्निक से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्रॉस लगा है, इसका मतलब कि हम इनको ना मेम्ब्रेन फिल्टर से सेपरेट कर सकते हैं ना तो फिल्टर पेपर से। एक बार आपका ग्लूकोज डिसॉल्व हो गया तो आप क्या मेम्ब्रेन से ग्लूकोज के पार्टिकल्स को रोक सकते हो क्या, नहीं रोक सकते। तो इट इज़ नॉट सेपरेबल विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो उसको रिटेन नहीं करेगा, फिल्टर पेपर भी और मेम्ब्रेन में भी। फिर सेकेंड हम बात करें बाय द मेम्ब्रेन फिल्टर। कोलॉइडल डिस्पर्जन को मेम्ब्रेन फिल्टर में रिटेन किया जा सकता है। मतलब कि जब आप पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्सन को सेपरेट करने की टेक्निक, तो मेम्ब्रेन वाली मेथड भी आ जाएगी कि मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल मेथड भी आएगी, कई सारी मेथड आएगी, लेकिन सब में रोल किस चीज़ का होगा, मेम्ब्रेन का। इवन हमारी जो किडनी है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, फिल्ट्रेशन का। हमारा ब्लड कैपिलरीज में किडनी रीनल वीन से और रीनल आर्टरी के माध्यम से किडनी में, रीनल आर्टरी के माध्यम से हमारी किडनी में जाता है, और किडनी में कई सारे नेफ्रॉन क्या होते हैं, मेम्ब्रेन वाला पार्ट होता है ना, वो इम्प्योरिटी को क्या करती है, पास कर देती है, और लेकिन ब्लड पार्टिकल्स को क्या कर देती है, रिटेन करती है। तो मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं हम इसको सेपरेट करने के लिए, इनके पार्टिकल्स को, कोलॉइडल के। फिर हम बात करें कोर्स डिस्पर्जन को, मोस्ट पॉसिबल फिल्टर पेपर से भी हम पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, मोस्ट पॉसिबल वे में। कंफर्म नहीं है, लेकिन एज अ कंपैरिजन की बात करें तो हम इनको फिल्टर पेपर से भी सेपरेट कर सकते हैं, पार्टिकल साइज रेंज बड़ा है तो सस्पेंशन का। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का सेटलिंग या तो सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो धीरे धीरे सेडिमेंट होते हैं, तो ट्रू डिस्पर्जन में डू नॉट सेटल, इसमें नहीं होंगे सेटल। इसमें आपको अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन आप सेटल, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोलॉइडल डिस्पर्जन की। इनको हम बोलते हैं फोर्स्ड सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फोर्स्ड सेडिमेंटेशन। तो ये क्वेश्चन कई बार जस्टिफाई करके आ जाता है कि इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स इन द कोलॉइडल डिस्पर्जन, और इफ यस देन व्हाट इज फोर्स्ड सेडिमेंटेशन। फोर्स्ड सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, बहुत तेज गति से जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग नीचे बैठते हैं। आपने देखा होगा ना, मिल्क वाले जो लोग मिल्क वगैरह, वो उनके पास में इस तरीके के सेंट्रीफ्यूगल वाली मशीन्स होती हैं, हमारे यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स, तो वो पार्टिकल्स बैठते हैं। ब्लड सैंपल्स भी लोग लेते हैं, है ना, फिर उसको वो निकालते हैं। तो फोर्स्ड सेडिमेंटेशन या अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन जो है कोलॉइडल डिस्पर्जन को आप क्या कर सकते हैं, सेटल डाउन कर सकते हैं, उन पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ब्लड के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ऐसे ही कलेक्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से कलेक्ट करते हैं। फिर इसमें अंडर ग्रेविटी, नॉर्मल अंडर ग्रेविटी भी पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं। क्लियर? तो आपका सेकेंड पॉइंट हो गया विजिबिलिटी, थर्ड पॉइंट हो गया डिफ्यूजिबिलिटी या डिफ्यूजन रेट। फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, सेपरेशन, और सिक्स पॉइंट हो गया सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब नेचर की बात करें, जब हम इन पार्टिकल्स को देखते हैं या इन सिस्टम को देखते हैं, कौन सा, ट्रू डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन और आपका कोर्स डिस्पर्जन, तो इसमें नेचर की हम बात करें तो ये होमोजेनस होते हैं। क्या होते हैं, होमोजेनस। अब वर्ड तो आ गया होमोजेनस, लेकिन ये होमोजेनस है क्या। आपने क्या किया, वाटर लिया, वाटर में ग्लूकोज ऐड किया, अभी ग्लूकोज अलग दिख रहा है, वाटर अलग दिख रहा है, लेकिन जब आपने ग्लूकोज को पानी में डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, अब ग्लूकोज और वाटर अलग अलग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। आप उसमें सॉल्ट भी ऐड कर दो, क्या आप सॉल्ट और ग्लूकोज और वाटर अलग अलग दिखेगा कि पूरा एक सा दिखने लगेगा। तो इस तरीके के मिक्सचर्स को, इस तरीके के सब सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस सिस्टम। तो समझ में आया, ये क्या होता है, होमोजेनस होता है। कोलॉइडल डिस्पर्जन की बात करें तो अपीयर्स होमोजेनस,
उसमें आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है और आपका प्लाज्मा भी है। तो कोलॉइडल डिस्पर्जन अपीयर्स होता है क्या, दिखता है होमोजेनस, लेकिन है नहीं, है ना। अपीयर्स लाइक होमोजेनस बट इट इज द हेट्रोजेनस सिस्टम। तो हेट्रोजेनस है क्योंकि उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कुछ पार्टिकल्स हैं गोल्ड कोलॉइडल सिस्टम, सिल्वर कोलॉइडल सिस्टम, तो वो हेट्रोजेनस की कैटेगरी में ही आ जाएगा। फिर कोर्स डिस्पर्सन तो आपका हेट्रोजेनस है ही। इमल्सन में ऑयल एंड वाटर 2 फेज होते हैं और सस्पेंशन में सॉलिड और वाटर या सॉल्वेंट 2 फेज होते हैं। हेट्रोजेनस होमोजेनस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमको रटना नहीं है कि हमने लिखा नेचर होमोजेनस, हाँ इसको होमोजेनस क्यों है। होमोजेनस का मतलब क्या होता है रूपेश बताओ। होमोजेनस का मतलब जब कई सारे हमने सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद में वो एक सा दिखने लगे तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस। फिर अपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस जब हम इन सिस्टम को देखते हैं तो कैसे दिखते हैं ये, तो आपने ग्लूकोज वाले सिस्टम को देखेंगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ट्रांसपेरेंट आर पार आप देख सकते हैं। इनमें ट्रांसलूसेंट दिखेगा, मतलब उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक, ट्रांसलूसेंट उसको बोलते हैं। और इसमें एकदम क्लाउडी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और क्लाउडी। अपीयरेंस की बात करें वो दिखेंगे कैसे, आपका जो कोलॉइडल डिस्पर्जन है। फिर नेक्स्ट हम बात करें किसकी, ये जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये केवल और केवल आपके कोलॉइडल डिस्पर्जन की है। एक है टिंडल इफेक्ट, क्या, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी पार्टिकल में लाइट पास करते हैं तो वो पार्टिकल्स लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आपने देखा होगा रोशनदान से जो लाइट आती है, कभी हम हाथ ऐसे करते हैं तो यहाँ पे पूरा जो गैप्स है वहाँ रेड दिखाई देने लगता है, दिखाई देता है ना, क्यों, हमारा ब्लड कोलॉइडल डिस्पर्जन है, लाइट पड़ती है तो वैसा हमको दिखने लगता है, ठीक। और आपने उसमें देखा होगा कि जब वो लाइट आती है तो उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए दिखते हैं, है ना, धूल के पार्टिकल्स कहीं कुछ रहते हैं, वो भी जिग-जैग मूवमेंट में होते हैं, वो कोलॉइडल रेंज में होते हैं पार्टिकल्स। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, लाइट को, तो वो कैसे दिखने लगता है, वो एरिया चमकने लगता है। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स व्हेन द लाइट इज पास्ड टू द पार्टिकल्स हैविंग द कोलॉइडल साइज रेंज। कोलॉइडल साइज रेंज के पार्टिकल्स में से लाइट को पास करते हैं तो उन पार्टिकल्स में प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, कोलॉइडल डिस्पर्जन की। क्लियर, जो कि आपके मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन और कोर्स डिस्पर्जन में नहीं होगी। यदि कोर्स डिस्पर्जन को हम कोलॉइडल रेंज तक लाने की कोशिश करें तो इनमें भी आ सकती है। क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, जो कोलॉइडल डिस्पर्जन के पार्टिकल्स होते हैं उनमें हमेशा जिग-जैग मूवमेंट होता रहता है। जिग-जैग मतलब आड़ा तिरछा मूवमेंट होता रहता है और पार्टिकल इसी कारण से सेटल डाउन नहीं होते। इस मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। तो टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। उसके साथ में अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन हम इनको सेटल डाउन कर सकते हैं और मेम्ब्रेन के थ्रू इनको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, मतलब फिल्टर इन द सेंस रिटेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबिलिटी है, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 0.5 नैनोमीटर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलॉइडल डिस्पर्जन। ये क्या था, इट इज ऑल अबाउट कोलॉइडल डिस्पर्जन। क्लियर हुआ। अब ट्रू डिस्पर्जन तो आपको नहीं पूछा गया है इसमें, और कोर्स डिस्पर्जन अलग से पूछा गया है। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो किस चीज़ के बारे में, कोलॉइडल डिस्पर्जन। तो कोलॉइडल डिस्पर्जन में जो कोलॉइड होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज है। क्लियर हो गया कौन कौन से, पार्टिकल साइज, विजिबिलिटी, डिफ्यूजन रेट, सेपरेशन, सेटलिंग, नेचर, अपीयरेंस, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट। तो देखो नेचर, अपीयरेंस, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इन 4 पॉइंट को अलग याद रखो। पार्टिकल साइज, विजिबिलिटी, डिफ्यूजन, सेपरेशन, इन 4 पॉइंट को अलग याद रखो, ठीक है ना। फिर आपका सेटलिंग और नेचर, ये चीज बचती है। तो ऐसे डिफरेंस बना के याद रखो। नीचे के पॉइंट्स क्या है आपके, नेचर, अपीयरेंस, टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट। नेचर, अपीयरेंस, अच्छा एग्जाम्पल भी है एक पॉइंट, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में ग्लूकोज इन सॉल्वेंट, हाँ हाँ